बोल में यहाँ पर तमाम ऑडियंस, एक बार दिखाइए इनको भाई, चेहरा इनका दिखाइए, जबरदस्त जोश के साथ ये बच्चे आज आए हुए हैं। अंत तक दिखाइए इस हिस्से को भी। तो ये तमाम छात्र आज हमारे साथ इस बहस में शामिल होंगे। देखिए, विषय बहुत बड़ा भी है, गंभीर भी है। जिस तरह के हालात इस वक्त ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध की वजह से बन रहे हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया के युद्ध का आज 14वां दिन है और अब ये युद्ध सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन्स, लड़ाकू विमानों से ही नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि इसमें अब जोर शोर से प्रोपेगेंडा का युद्ध शामिल हो चुका है। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों के नेताओं के सामने कहा है कि ईरान सरेंडर करने ही वाला है बस। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट भी ईरान के तबाह होने का दावा कर रहा है, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कि वो मुश्तबा खमेनी, जो कि आयतुल्ला अली खमेनी के बेटे हैं, उनका जीवन बीमा नहीं जारी कर सकते। यानी देखिए, इशारा साफ है। झुका हुआ, अगर आप दूसरी तरफ देखिए तो झुक ईरान भी नहीं रहा है। ईरान के एनिमेशन वीडियो का थीम ही है खमेनी इज बैक। इंटरनेशनल कुद्स डे पर तेहरान समेत ईरान में अमेरिका के ताबूत पर कील ठोकने जैसा प्रदर्शन हुआ है। हालांकि तेहरान में इन प्रदर्शनों के पास विस्फोट भी हुआ, उसकी भी तस्वीरें हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सवाल है कि क्या ये युद्ध थमेगा, और अगर थमेगा तो कहां जाकर थमेगा। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, उसको बंद करने की वजह से अगर आप देख रहे हैं तो अब दबाव जो ऊर्जा इस वक्त सिक्योरिटी है पूरे विश्व की, उस पर पड़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा पर। क्या ईरान का सरेंडर चाहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अपने मकसद में कामयाब होंगे? खमेनी मैदान में डटे हुए हैं, माफ कीजिए, खमेनी मैदान में डटे, ट्रंप मांगे सरेंडर। यही आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि हम रिपोर्ट आपको दिखाएं, सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियां बजाइए। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर राजकुमार भाटी जी, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज 14वें दिन जो युद्ध की स्थिति है वो कैसे संकेत दे रहा है। झुकने को कोई तैयार नहीं। क्या हो रहा है देखिए। पश्चिम एशिया के युद्ध में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच एक दूसरे को मिटाने की धमकी हकीकत में बदलती दिख रही है। ये तेहरान की कुद्स रैली के दौरान की तस्वीरें हैं। कुद्स रैली में हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ मौजूद थी। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रैली के पास धमाका हुआ। ईरान में 1979 में इस्लामिक शासन की शुरुआत के बाद से रमजान के आखिरी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कुद्स रैलियां होती रही हैं। इसका मकसद हर साल इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को समर्थन देने के लिए होता था, लेकिन अब की बार युद्ध के चलते कुद्स रैली का मकसद और बड़ा था। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की तेहरान में कुद्स रैली में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने कुद्स रैली के ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिसमें अमेरिका के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने जैसा प्रदर्शन होता दिख रहा है। उधर ईरान ने मुश्तबा खमेनी के ऑडियो संदेश के बाद अब एक एनिमेशन वीडियो जारी किया है जिसका टाइटल है खमेनी इज बैक, यानी खमेनी लौट आए हैं। खमेनी के नाम पर ईरान दोबारा उठ खड़ा होने का संदेश दे रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुश्तबा खमेनी जिंदा तो हैं लेकिन घायल हैं। G7 देशों के साथ वर्चुअल मीटिंग में ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि ईरान अब घुटने टेकने वाला है। इस बीच इंडिया टुडे कन्क्लेव में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दो टूक कहा है कि ईरान को अमेरिका परमाणु शक्ति नहीं बनने दे सकता। The one thing I'll share is, look, the president's been very clear, we cannot have a nuclear Iran. इस अमेरिकी चेतावनी के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुश्तबा खमेनी को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। एक दूसरे के खिलाफ बयानों में जितने शोले हैं, उतना ही बारूद आकाश से लेकर जमीन और पानी तक फैल रहा है। खाड़ी देशों के अलावा युद्ध का दायरा नाटो देशों तक भी पहुंच गया है। बीते 2 दिनों में इराक के इरबिल में इटली के सैन्य बेस और फ्रांस के सैनिक पर ड्रोन हमले हुए। तुर्की के एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल घुसी, जिसे नाटो के एयर डिफेंस ने मार गिराया। यह स्थिति भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में ऊर्जा संकट खड़ा कर चुकी है।
इन्हीं परिस्थितियों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से एक और राउंड की बातचीत हुई है। ईरान के स्टेटमेंट में कहा गया है कि अराघची ने ताजा हालात की जानकारी दी और आत्मरक्षा के अधिकार की बात की। अराघची ने ब्रिक्स समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ईरान पर हमले की निंदा करने की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा है कि द्विपक्षीय मसलों और ब्रिक्स संबंधित मसलों पर बातचीत हुई है। आज तक ब्यूरो खाड़ी युद्ध के दौरान जो ऊर्जा की स्थिति हुई थी, वो आपको तो याद ही होगा किस तरह की परिस्थिति का देश को सामना करना पड़ा था। लेकिन पहले रशिया से 1%, 2% लेते थे, अब रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते? 0.02%। रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदते? खुद काहे नहीं खरीदे? सच्चाई ये है कि जो गंभीर विषय पे आपने चर्चा शुरू की है उसमें बहुत हल्की बातें उठा के और केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए गलत तर्क दिए जा रहे हैं। ये कहना कि पहले गैस के लिए लाइन लगती थी, अब नहीं लगती है। दुनिया रोजाना बदल रही है, सुविधाएं रोजाना बढ़ रही हैं। पहले कितने मोबाइल होते थे? वाजपेयी जी के टाइम में कितने मोबाइल होते थे देश में? वाजपेयी जी के टाइम में बहुत इनकमिंग फ्री बड़े हुई लोगों थी। के पास मोबाइल होता था। आज हर रिक्शा वाले के हाथ में 2-2 मोबाइल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। इसी तरह गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। ये विषय ही नहीं है कि आज बढ़ रहा है। कोई गैस का भंडार नहीं आया पहले आप 30 साल में देश में पहले आप किसी 1-2 ट्रेन में, वीआईपी ट्रेन में 1-2 कोच एसी होता था, वरना सारी ट्रेन नॉन एसी होती थी। आज पूरी की पूरी ट्रेन एसी चल रही है। बोलिए, सारा क्रेडिट ले जाएंगे। ये प्रशंसा कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? साधु साधु बहुत अच्छा। ये प्रशंसा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया बदल रही है, इसलिए सुविधाएं बढ़ रही हैं। अब आप ये तर्क दे रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है, ये तो दुनिया के साथ हो रहा है। समस्या ये है कि जो तो बगल में पाकिस्तान में क्यों नहीं हो गया? गंभीरता से जो बांग्लादेश में क्यों नहीं हो गया? मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि गैस को लेकर, तेल को लेकर पैनिक फैलाया जाए, ये अफवाहें उड़ाई जाए। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, ताली बजनी चाहिए। किसी को भंडारण नहीं करना चाहिए, किसी को जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे कि हमारे पास और जमाखोरी ना हो, वो भी रोकना इनकी जिम्मेदारी। कांग्रेस के एक सांसद ओपनली बोले हैं जितना हो सके एलपीजी सिलेंडर खरीद के रख लो, आगे समस्या आ सकती है। पहली जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार विपक्ष को विश्वास में लाए। और कर्नाटक में तो मारपीट हो गई। कर्नाटक की वजह से हो रही है, कर्नाटक क्योंकि आपने पैनिक फैला दिया। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता गैस पार्टी की खत्म होने थोड़ी जा रही सरकार है। और एक जो पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकला, इंजन की सरकार है, सब जगह आपने जिसके पास से 55 सिलेंडर मिले। अरे भाई, फ्रंट न्यूज है, इसी नोएडा में लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये देश में लाइन में लगे हैं। मैं भाटी जी की बात से सहमत हूं का कहीं ना कहीं सिस्टम कि ब्रेक हुआ है। सरकार की जो इन्फोर्सिंग एजेंसी है उसको चाहिए सरकार की कि ब्लैकमेल और में किसी की भी पर एक सेकंड, ये काम तो इनका है ना। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी हो जाती है, आज अगर सिलेंडर की कोई जमाखोरी कर रहा है, नहीं, ये तो रोकना आपका काम है ना, इनका काम थोड़ी है। अंजना जी, ये सारे सरकार अंजना जी, ये सारे राज्य सरकारों की दायित्व है। केंद्र सरकार तो सप्लाई चेन को ये करेगा ना, इंश्योर करेगा। राज्यों के अंदर यदि कर्नाटक सरकार के अंदर यदि जमाखोरी हो जाती है तो वहां केंद्र सरकार तो हस्तक्षेप करती है। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, मैंने कहा तो उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 55 सिलेंडर के साथ पकड़ा गया, एक 144 सिलेंडर के साथ पकड़ा गया। अब ऐसे मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि कोई भारतीय जनता, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कोई भी यदि इस काम में पकड़ा जाए उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, इस पर राजनीति मत कीजिए, इसको सबको साथ आने। मैं इस बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाह रही हूँ। एक बार आप लोग रुकिए सुधांशु जी, नए सिरे से बहस को आगे ले जा रही हूँ। देखिए, अब पूरे विश्व में और लोगों के ड्राइंग रूम में, दफ्तरों में, कॉलेज में, स्कूल में एक ही चर्चा हो रही है, ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ईरान जाहिर तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है क्योंकि अयतुल्ला खamenei को ईरान में मारा है, हत्या की है। ऐसे में जो स्थिति है वो बहुत विकट हो रही है और भारत अल्टीमेटली क्या स्टैंड, क्या पोजीशन, क्या तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसी पर चर्चा लोगों की हो रही है। कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों में ये भरोसा जगे, क्योंकि अगर सिंगापुर जैसा देश भी आगे की तैयारी कर रहा है ना भाई, उन्होंने छुट्टी नहीं, वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है युद्ध जल्दी नहीं खत्म होगा, ये क्राइसिस बढ़ेगा। देखिए, मैंने इसीलिए बात बताई कि हमारी सरकार इसमें पूरी सतर्कता से नजर रखे हुए है।
ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल का रिजर्व भारत के पास कितना है वो भी आपको बताया। एलपीजी की मैंने बताया कि 3 हफ्ते से ज्यादा का स्टोरेज पॉसिबल नहीं होता है। इसके बावजूद हमारी बातचीत चल रही है। एक दूसरा उदाहरण बताता हूं, जिन्होंने कहा ना रशिया से परमिशन वाली बात, आप इस पूरी लड़ाई में एक और एंगल समझिए कि जब क्रिटिकल मिनरल पे चाइना ने अमेरिका की बाह मरोड़ी, तो अमेरिका को लगा चाइना की बाह कहां मरोड़ी जा सकती है। चाइना की क्रूड ऑयल सप्लाई 2 देशों सबसे ज्यादा आती थी, वेनेजुएला और ईरान। दोनों जगह पे अमेरिका ने चोक कर दिया। अब चाइना के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो वो मिडिल ईस्ट के उन कंट्रीज से तेल खरीदे जो अमेरिका के प्रभाव में है, या रूस से खरीदे। तो इसमें सबसे बेहतर स्थिति में रूस आ गया। अब चूंकि वो मिडिल ईस्ट के कंट्रियों से अवॉइड करेगा, तो रूस सारा का सारा तेल चीन को ना दे दे, और रूस और चीन बहुत नजदीक ना आ जाएं। इसलिए जरूरी है कि भारत रूस से तेल खरीदे। ये अमेरिका की भी जरूरत है, सिर्फ हमारी जरूरत नहीं। सोचिए हमने किस ढंग से बैलेंसिंग बना के रखी हुई है।